एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि रोमन एम्पायर के जो फर्स्ट एम्परर बनेंगे वो कौन बनेंगे, अगस्टस बनेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगस्टस एक ऐसे रूलर थे, एक ऐसे एम्परर थे जिसके टाइम में क्या हुआ, बहुत से चेंजेस देखे गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है कि अगस्टस सीनेट्स का क्या रोल है, सीनेट्स कौन थे, अगस्टस से आने से पहले रोमन एम्पायर कैसा था। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या है, हमें इतना तो क्लियर है कि जो अगस्टस है, अगस्टस कौन थे, रोमन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर थे। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ सीनेट्स की कि सीनेट्स कौन है भाई। तो सीनेट्स क्या है बच्चों, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो क्या करती थी, जो ये हमारा रोमन एम्पायर है उसे एम्पायर बनने से पहले संभालती थी, रोम को संभालती थी। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है सीनेट्स जो क्या करती थी, रोम को संभालती थी। क्यों? क्योंकि रोम जो था रिपब्लिकन कंट्री थी, उसमें भी क्या थी, जो लोग थे उनको अपॉइंट किया गया था, वो किसके द्वारा आए हुए थे, सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके। किन्होंने इलेक्ट किया था उनको, लोगों ने इलेक्ट किया था। मतलब क्या है, एक रिपब्लिकन कंट्री का जो स्टोरी है वो यहाँ पर आ जाती है कि जो सीनेट्स थे अगस्टस के आने से पहले, जो रोम है वो क्या था, एक नॉर्मल रिपब्लिकन कंट्री थी, कोई भी एम्पायर नहीं था। और उस कंट्री पे कौन कंट्रोल करता था, कौन उसको मैनेज करता था, तो जो सीनेट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, वो उसको क्या करती थी, मैनेज करती थी और कंट्रोल करती थी। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि अगस्टस ने जो है अटैक कर दिया रोम पर, जिसकी वजह से ये जो रिपब्लिकन कंट्री है ये किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो गई एक एम्पायर में। ठीक है, उस एम्पायर के जो फर्स्ट एम्परर है वो कौन बने, वो बने अगस्टस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी कि जो अगस्टस है, ठीक है, अगस्टस जो है फर्स्ट एम्परर थे। कब बने ये, 27 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा बने ये। और इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया स्टूडेंट्स प्रिंसिपेट। क्या बोला गया, प्रिंसिपेट बोला गया। और प्रिंसिपेट का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रिंसिपेट जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से, प्रिंसेप से। इसका अगर मतलब देखें तो लीडिंग सिटीज़न इसका मतलब होता है, यानी कि उच्च नागरिक। अब देखिए अगर बात कर लीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या है, हमारे लीडिंग सिटीज़न, फर्स्ट सिटीज़न कौन है, प्रेसिडेंट है। उसी तरह क्या है, अगस्टस ने खुद को एक आम नागरिक की तरह क्या किया, ट्रीट किया कि भले क्या हूँ, मैं एक एम्परर हूँ, बट मैं क्या हूँ, एक सिंपल सा इंसान हूँ जो क्या करूँगा, अपनी प्रजा की सेवा करूँगा। अब आपको दिखाई ये सब ऐसे दे रखा होगा कि मैम आप तो कह रहे हो कि एम्पायर बन गया, बट ये तो एज ए रिपब्लिकन कंट्री की तरह लग रहा है। बट नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगस्टस है, उन्होंने सिर्फ नाम के लिए खुद को प्रिंसिपेट डिक्लेयर किया था। वो क्या थे, उन्होंने सीनेट्स को कई टाइम तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में रहने दिया, क्योंकि अब जो है इतने बड़े एम्पायर को संभालना अकेले अगस्टस के बस की तो बात नहीं है, तो उन्होंने सीनेट्स को बनने दिया। अब सीनेट्स कौन थे, सीनेट्स हमने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। अब सीनेट्स में सारे ही थे एलीट क्लास, मतलब जो ये हाई वेल्थी पीपल होते हैं, पैसे वाली जो लोग होते हैं, ये क्या थे, सीनेट्स में थे। तो क्या है, ये क्या थे, इनका काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूल चलता था, क्योंकि ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में थे, पूरे जो कंट्री है उसको संभालते थे। तो क्या है, अभी के लिए जो अगस्टस है उन्होंने सीनेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहने दिया, उनको जैसे काम चल रहा था वैसे चलने दिया। ठीक है, तो अब जो ये सीनेट है ये भी बहुत काम के पर्सन होते थे। सीनेट्स क्या करते थे, एक टू मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। क्या करते थे, 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते थे, जिनको क्या बोला जाता था, काउंसिल बोला जाता था। 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते थे, जिनको क्या बोला जाता था, काउंसिल बोला जाता था। अब इस काउंसिल में क्या होता था, ये काउंसिल एक ऐसे मान सकते हैं राजा की तरह होती थी कि भले ही राजा को दिखाने के लिए खड़ा कर दिया कि आपका राजा है, लेकिन सारे जो डिसीजन राजा के द्वारा लिए जाएंगे उन पे मेन हक किसका होगा, सीनेट्स का होगा। सीनेट से बिना पूछे राजा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है
इन्होंने बस एक एम्परर दिखाने के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन मेन रूल अभी भी कौन कर रहे थे, सीनेट कर रहे थे। अब क्या है, लेकिन सीनेट्स को अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही रूल करने दिया गया तो क्या होंगे, सीनेट्स ही अपने आप को समझेंगे कि हम ही राजा हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी एडवाइस से हो रही थी। तो अब अगस्टस ने क्या सोचा, अगस्टस ने स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो ये सीनेट्स है इनकी पावर को लिमिट करना स्टार्ट कर दिया, इनकी पावर को कम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया थोड़ा बहुत स्टोरी के माध्यम से कि जो सीनेट है और एम्परर का किस टाइप से सिस्टम में चलता था। अब थोड़ा सा इसको डीप से समझ लेते हैं कि अगस्टस के टाइम पीरियड में किस टाइप से सीनेट्स थे, किस टाइप से आर्मी का रोल था। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसे समझना, सीनेट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीनेट्स मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट को बना रहे हैं। मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं एक पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं और मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो ये सीनेट्स हो गए। अब सीनेट्स क्या करते थे, रोम का कंट्रोल करते थे एम्पायर बनने से पहले। मतलब क्या था, रोम पहले एक कंट्री ही थी, मतलब क्या था कि वो एक एम्पायर नहीं बना था। एम्पायर तो तब बना जब अगस्टस ने उस पर हमला कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब जो सीनेट्स है, सीनेट्स में किस टाइप के लोग आते थे बच्चों, तो सीनेट्स में आते थे जैसे अरिस्टोक्रेट्स वगैरह। अरिस्टोक्रेट्स क्या होता है, अरिस्टोक्रेट्स मतलब एलिट क्लास के लोग, मतलब जो लैंड ओनर्स वगैरह होते हैं, पैसे वाले लोग, ठीक है। तो ये क्या होते थे, ये सीनेट्स में आते थे। अब जो सीनेट्स थे इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी था रोम पर, ठीक है। तो आपको सीनेट्स के बारे में तो थोड़ा समझ आया होगा कि सीनेट्स का क्या रोल था रोमन एम्पायर में। अब देखिए, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि क्या था अगस्टस, मतलब अब हम ये मान सकते हैं कि सीनेट किसको चुनते थे, किसको अपॉइंट करते थे, काउंसिल को अपॉइंट करते थे। काउंसिल को एक टाइप से राजा हम समझ सकते हैं। तो क्या होता था कि अगस्टस ने क्या कर दिया, सीनेट्स की पावर को क्या कर दिया था, कन्फाइंड कर दिया था। पहले क्या था, सीनेट की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर राजा को भी कुछ करना है तो सीनेट से पूछना पड़ेगा। लेकिन अब क्या था, सीनेट्स की पावर्स को कन्फाइंड कर दिया गया। कन्फाइंड कर दिया गया, क्या मतलब है इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, जो सीनेट्स है अब वो क्या करेंगे, वो सिर्फ एडवाइस देंगे, ठीक है। वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, उसको मानना ना मानना वो काउंसिल के हाथ में है, एम्परर के हाथ में, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा सिस्टम कि बिना सीनेट की परमिशन के एम्परर कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सिस्टम जो है अब चेंज हो गया था, ठीक है। तो आपको ये सीनेट्स वाला जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर करैक्टर की बात करते हैं। तो वो क्या था स्टूडेंट्स, वो थी आर्मी। क्या थी, आर्मी। अब देखते हैं कि आर्मी क्या था, क्या इसका रोल था। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्मी को। अब देखिए, अभी हमने स्टडी किया था सीनेट्स। अब सीनेट्स के बाद मोस्ट पावरफुल कौन था रोम एम्पायर में, रोमन एम्पायर में, तो कौन था, वो थे आर्मी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों एक लेवल पर ही पावरफुल थे, मतलब दोनों ही बराबर के पावरफुल थे। कई बार तो ये भी देखा गया है बच्चों की जो है सीनेट्स है, सीनेट्स भी डर जाते थे आर्मी से, ठीक है। तो आर्मी का एक अच्छा रोल था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आर्मी थी ना, उसकी सबसे बड़ी फीचर आई है कि रोमन्स के पास किस टाइप की आर्मी थी। तो रोमन्स के पास जो आर्मी थी ना बच्चों, वो क्या थी, पेड प्रोफेशनल आर्मी थी। पेड प्रोफेशनल आर्मी का मतलब क्या है कि आर्मी को जो है रेगुलर बेसिस पर सैलरी दी जाती थी। रेगुलर बेसिस पे क्या दिया जाता था स्टूडेंट्स, रेगुलर बेसिस पे सैलरी दी जाती थी। और ये अपने बाप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एट दैट टाइम जो है किसी को भी रेगुलर बेस पे अपॉइंट नहीं किया जाता था। रेगुलर बेस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तो रेगुलर बेस का यहाँ पर ये मतलब आ जाता है कि भले ही युद्ध हो या ना हो, भले ही रिवोल्ट हो, भले ही बैटल हो, ठीक है, जो क्या है, इनको जो है, जो आर्मी अपॉइंट की थी रोमन एम्पायर में, इनको जो है इनकी सैलरी मिलती ही मिलती थी। मान लीजिए कि साल में जो है 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स है, ठीक है। उसमें से जो है 2 मंथ्स रिवोल्ट की कंडीशन रही, बाकी की जो 10 मंथ्स है वो इनको सैलरी मिलती ही मिलती थी। ये नहीं था कि इनको जो है सिर्फ रिवोल्ट की सैलरी मिलेगी, ये 2 मंथ्स में 10 मंथ्स की नहीं मिलेगी। तो इस टाइप का सिस्टम यहाँ नहीं था, बहुत यूनिक सिस्टम देखा गया था ये आर्मी से रिलेटेड रोमन एम्पायर में, ठीक है। और कई जगह तो स्टूडेंट्स इस टाइप का सिस्टम भी होता था कि क्या होता था कि जो राजा होता था,
राजा जो है कुछ सैनिकों को अपॉइंट कर लेता था, जैसे 10 और 20 जो है सोल्जर्स को रख लेता था, जो क्या करते थे, देख लेते थे एम्पायर का रख रखाव, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने होते थे वो भी कर देते थे। और जब रिवोल्ट की कंडीशन आती थी, जब युद्ध की कंडीशन आती थी, तो राजा क्या करता था, वो कुछ और सैनिकों को क्या कर लेते थे, अपॉइंट कर लेते थे सिर्फ वॉर के टाइम पे, या फिर वो अपनी जनता को, जो यंग जनरेशन का जो उनकी जनता थी, उनको क्या कर लेते थे, अपॉइंट कर लेते थे कि भाई अब जो है आपको कंट्री की हेल्प करनी पड़ेगी, आपकी कंट्री को ज़रूरत है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम है कई लोग करते थे, बट रोमन एम्पायर में काफ़ी यूनिक सिस्टम देखा गया है कि वहाँ पर जो है पेड प्रोफेशनल आर्मी पाई जाती थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन बोलूँगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। वो लाइन है कि रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी बट, या फिर वाइल देयर राइवल्स हैव कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। कौन सी आर्मी है बच्चों? कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। मैं राइट भी कर देती हूँ, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो रोमन्स हैं उनके पास तो पेड आर्मी थी, बट जो उनके राइवल्स थे, राइवल्स कौन थे बच्चों? ईरान एम्पायर वाले। ठीक है, उनके पास कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिस आर्मी को फोर्सफुली रिक्रूट किया हो, जिस आर्मी को फोर्सफुली भर्ती किया हो आर्मी में, जिस लोगों को, मतलब क्या है कि वहाँ के लोगों को एक लॉ पास कर दिया जाए कि आपको जो है आर्मी में आना ही पड़ेगा। जो फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करे वो किस टाइप की आर्मी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए, अभी तक आपको पता चला कि रोमन की एम्पायर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर कि जो रोमन एम्पायर में जो आर्मी भर्ती की जा रही थी, जो सोल्जर्स थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट किया ही जाता था। ये मान लीजिए कि आपको रोम को कितने साल के लिए अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी, कितने साल के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है आर्मी में, तो लगभग 25 ईयर्स तक आपको जो है रोमन एम्पायर के लिए सर्व्ड करना पड़ेगा, रोम के लिए सर्व्ड करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी पर्सन को आर्मी में रखा जा रहा है, आर्मी में रोज़गार दिया जा रहा है, तो उसको 25 साल तक कम से कम जॉब करनी पड़ेगी। किस में? रोमन एम्पायर में। तो मतलब कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में जो तरीका है आर्मी का जो है रोमन एम्पायर में था। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो एक आर्मी थी वो क्या थी? लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, जो इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो थी रोम में वर्क कर रही थी। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखा जाए कि जो लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ये कितने सैनिक थे 4th सेंचुरी में रोमन एम्पायर में? तो लगभग 6 लाख सोल्जर्स ऑलरेडी जो थे वो रोम एम्पायर में थे। ठीक है, ऑलरेडी जो थे वो रोम एम्पायर में 6 लाख जो है सोल्जर्स ऑलरेडी रिक्रूटेड थे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा आगे आ गया है। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक और अच्छी बात समझने के लिए ये आ जाती है कि 6 लाख की आर्मी जो थी प्रेजेंट थी कहाँ पर? रोमन एम्पायर में। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्मी थी क्या डिसाइड करती थी? एम्परर का भविष्य डिसाइड करती थी। कौन एम्परर बनेगा नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करती थी? कहीं ना कहीं आर्मी करती थी, क्योंकि 6 लाख पीपल जो थे ऑलरेडी रिक्रूटेड थे किसमें? आर्मी में। तो मतलब इतनी ज़्यादा यूनिट में ये आर्मी वाले प्रेजेंट थे, जो क्या तय कर सकते थे? भविष्य भी तय कर सकते थे किसका? एम्परर का, जो राजा बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इजी सा पॉइंट था। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ की आर्मी जो है एम्परर को सपोर्ट कर दे, तो उस एम्परर को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए किसी एक कोई भी कंट्री है और उसकी आर्मी उसके राजा के पास है, उसके राजा से सहमत है, तो उस कंट्री पर कोई भी जल्दी से अटैक नहीं करता, क्योंकि जो आर्मी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक वेल डिफाइंड एम्पायर को इस्टेब्लिश करवाने में, एक वेल डिफाइंड एक एम्पायर जो है सक्सेसफुल एम्पायर को इस्टेब्लिश करवाने में। अब देखिए, जहाँ की आर्मी जो है खुद के एम्परर को ही नहीं सपोर्ट कर रही, तो अगर बाहर से कोई पर्सन युद्ध करेगा, बाहर से कोई पर्सन एक्सटर्नल वारफेयर करेगा, तो उसमें क्या है,
सिंपल सी बात है, जो एम्परर है वो मारा जाएगा और बाहर से जो व्यक्ति आया वो जीत सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आर्मी है वो क्या करे, सपोर्ट करे एम्परर को, और आर्मी जो है, आर्मी का पूरा कंट्रोल एम्परर के हाथ में हो। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई हुई है, द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर डिपेंडेंट ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी एंड व्हेन द आर्मी वर डिवाइडेड द रिजल्ट वाज यूजुअली द सिविल वॉर। क्या मतलब है बच्चों इसका ये मतलब है कि अगर किसी जो एम्परर है, कोई राजा है, उसकी सक्सेस का कारण क्या है, कहीं ना कहीं हद तक आर्मी ही उसकी सक्सेस का कारण होती है। ठीक है, अगर आर्मी ही एम्परर को सपोर्ट नहीं करती तो जो एम्परर का रूल है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगस्तस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो अगस्तस है वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था, काफ़ी ज़्यादा जो है आर्मी के लोग भी उसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इसलिए तो है अगस्तस ने ये जो सीनेट्स है उसको अपने कंट्रोल में ले आए थे। अगस्तस खुद को बाद में एम्परर घोषित कर दिया था, और जो सीनेट है उनको महज एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया था, सिर्फ वो एडवाइस दे सकते हैं, उनकी एडवाइस को माने या ना माने ये अगस्तस के ऊपर है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आर्मी का कॉन्फिडेंस है वो किसने जीत लिया था, विश्वास जो है किसने जीत लिया था, अगस्तस ने जीत लिया था। इसलिए इतने बड़े लेवल पर जो चेंजेस अगस्तस के द्वारा किए गए वो सफल भी हुए। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक जो आर्मी है, अब इन्होंने क्या कहा है, अगर जो है आर्मी बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, सिविल वॉर की कंडीशन आ जाती है, गृह युद्ध की कंडीशन आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए एक जो है, एक सोल्जर जो है कह रहा है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन को रूलर बनाना चाहिए, दूसरा सोल्जर कह रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन को रूलर बनाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो क्या होगा, वो जो आर्मी है उसके अंदर ही डिवाइडेशन हो गई। अब जब आर्मी के अंदर ही डिवाइडेशन हो गई तो एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पर क्या होगा, वॉर छिड़ जाएगी, युद्ध होगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिविल वॉर। अगर आर्मी के खुद के अंदर ही डिवाइडेशन हो जाएंगे तो किसकी कंडीशन आ जाएगी, सिविल वॉर की कंडीशन बन जाएगी। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, वो आप सुनिए। सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड ऑन द फैमिली डिसेंट। सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड ऑन द फैमिली डिसेंट। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आगे जो राजगद्दी पर कौन बैठेगा ये कौन डिसाइड करते थे, ये डिसाइड करते थे उनकी खुद की फैमिली। मतलब क्या है कि आगे जैसे कोई राजा है, आगे राजा की फैमिली में से ही कोई बनेगा, राजा का बेटा बन जाता है आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए राजा। तो मतलब क्या होता था कि आगे जो है उत्तराधिकारी किसके पास जाती थी, उत्तराधिकार तो ये जाती थी राजा के फैमिली मेंबर में से, राजा के आगे बेटे में से, और यही जो है सिस्टम चलता रहता था। पारंपरिक तरीका था इसी सिस्टम को चलाए रखने का। ये हो जाता है एक हेरिडेटरी मॉडल हो जाता है इस टाइप से, जो है पहले फादर उसके बाद सन, सन का सन जो है रूलर बनता था। अब मान लीजिए कि अगर जो राजा है उसका खुद का बेटा नहीं है और उसने जो है सन को एडॉप्ट किया है, तो वो जो एडॉप्टेड सन है उसको ही क्या बना दिया जाएगा, रूलर बना दिया जाएगा। और आर्मी भी पूरा ट्रस्ट करेगी, पूरा फेट जो है वो उस एडॉप्टेड सन को देगी, अगर जो एडॉप्टेड सन जो है लायक है, ठीक है, एलिजिबल है तो। अब देखिए जैसे अगस्तस है, अगस्तस खुद भी क्या था, सीजर का एडॉप्टेड सन था। ठीक है, जिसका क्या नेम था ओरिजिनली इनका नेम था ऑक्टेवियन। क्या नेम था, ऑक्टेवियन। रोम की गद्दी पे बैठने के लिए, रोम की गद्दी पर ये जब बैठे तो इनका नेम क्या रख दिया गया था, अगस्तस रख दिया गया था। तो इस टाइप का जो सिस्टम था वहाँ पर प्रिवेल्ड था। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़ होती है अगस्टस के टाइम पीरियड पर, यानी कि फर्स्ट 2 सेंचुरीज़ में, यानी कि शुरुआत के 200 साल जब अगस्तस का एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, अगस्तस ने एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, जब अगस्तस ने इस प्रिंसिपेट के कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था, तो तब जो है आने वाले 200 सालों में किसी भी टाइप का बहुत कम आक्रमण देखा गया, बाहरी कंट्रीज़ का, बाहरी ताकतों का, मतलब एक्सटर्नल वारफेयर बहुत ज़्यादा कम रहा। और क्या सिस्टम हुआ, और वहाँ पर जो है अगस्तस के टाइम पीरियड को एक अमन और शांति का टाइम पीरियड भी कहा गया है। अब देखिए जब जो है कोई भी जो अटैक्स वगैरह नहीं होंगे, बाहर से कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली किसकी माहौल आ जाएगा, पीस का, शांति का। यही चीज़ जो है एक्सप्लेन की जा रही है कि शुरुआत के जो 200 साल थे बहुत ही अच्छे थे अगस्तस के टाइम पीरियड के।
देखिए बात करते हैं 3 पिलर्स के बारे में। कौन से 3 पिलर्स? जो रोमन एम्पायर है उसके 3 पिलर्स कौन से थे, यानी कि अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल सेटअप किसका, रोमन एम्पायर का। ठीक है, तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो कौन सी थी? फर्स्ट तो आती है अर्ली रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट जो आते हैं इंपॉर्टेंट पिलर में फर्स्ट वो है एम्परर, यानी कि अगस्टस जो एम्परर है वो क्या थे, पूरे एम्पायर को संभालेंगे, तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किनका है? एम्परर का। उसके बाद आते हैं एरिस्टोक्रेट्स। क्या आते हैं? एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब सीनेट बोल सकते हैं हम एक तरह से। ये क्या करते थे कि संभालते थे एम्पायर को, मतलब क्या है, एडवाइजरी यूनिट की तरह काम करते थे ये। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है कंपोनेंट या फिर पिलर वो है आर्मी। आर्मी का तो हमने रोल अच्छे से समझ ही लिया था वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिटिकल सेटअप है किसका? रोमन एम्पायर का। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने किन के बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अगस्टस के बारे में। किन के बारे में पढ़ लिया? अगस्टस के बारे में पढ़ लिया। अब जो अगस्टस है वो क्या है? हमने पढ़ा फर्स्ट एम्परर। अब इनके बाद जो रूल में आएंगे वो क्या आएंगे? वो होंगे टाइबेरियस। ठीक है, इसके बाद जिन्होंने रूल किया वो कौन थे? वो थे टाइबेरियस। अब जो टाइबेरियस है इन्होंने एक न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। तो न्यू सिस्टम में क्या था? जो टाइबेरियस थे ये ऐसा चाहते थे कि एक डायरेक्ट रूल जो है रोमन एम्पायर में इस्टेब्लिश हो जाए, डायरेक्ट रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाए। मान लीजिए कि ये हमारा रोम का इलाका है, ठीक है, ये इसके आउटसाइड के एरियाज़, और यहाँ पूरा जो है रोम जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई भी अगर एम्परर कोई लॉ पास करते हैं, कोई रूल बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ बाहर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट क्या वो टेरिटरी जहाँ पर ख़त्म होती है उसके एंड पॉइंट तक इम्प्लीमेंट हो सकता है? तो इतने बड़े एम्पायर को इम्प्लीमेंट करना हर चीज़ वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप्ड तो था नहीं कि आज जो अगर मैसेज पहुँचा दें तो एंड टेरिटरी तक मैसेज पहुँच जाएगा। कोई रिवोल्ट होती थी वो भी पूरे एम्पायर में फैलाने के लिए मैसेज, उस रिवोल्ट का भी 2-3 दिन लग जाते थे। तो मतलब क्या था कि अब जो है टाइबेरियस क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अब टाइबेरियस कोशिश कर रहे थे कि रोमन एम्पायर में क्या स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, रोमन एम्पायर में डायरेक्ट रूल हो जाए एम्परर का, ताकि हर लास्ट टेरिटरी तक भी पहुंचे एम्परर का रूल। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या हुआ, इस रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स? अब इस रूल को इस्टेब्लिश करने के जो टेरिटरी है रोमन एम्पायर है, इसे 2 यूनिट्स में बांट दिया गया, 2 सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो वो 2 सिस्टम क्या है उसे जानते हैं। अब देखिए डायरेक्ट रूल करने का सोच तो लिया, अब डायरेक्ट रूल होगा कैसे? मैंने बताया कि 2 सिस्टम से ही होगा। तो फर्स्ट जो सिस्टम सोचा गया वो था डिपेंडेंट किंगडम। फर्स्ट सिस्टम बनाया गया वो क्या था? डिपेंडेंट किंगडम। मतलब क्या है, ऐसे साम्राज्य, ऐसे लोग जो है डायरेक्टली किस पर डिपेंड थे, पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे? तो वो किस पे डिपेंड थे स्टूडेंट्स? रोम पे डिपेंड थे, रोमन एम्पायर पे डिपेंड थे हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब जो है दूसरा जो है इम्पोर्टेंट जो डिवाइडेशन किया गया रोम का, किसके लिए किया गया? ये जानने के लिए किया गया कि हमें क्या करना है, रोम में डायरेक्ट रूल को इस्टेब्लिश करना है। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट किया गया था वो था रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी। क्या थी स्टूडेंट्स? वो थी रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी। तो ये जो रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी है ये क्या थी? ये एक ऐसी छोटी छोटी क्या थी स्टूडेंट्स? प्रोविंसेस थी, जिसमें क्या था, जो रोमन हमारी एम्पायर है उसके जो ऑफिसर्स हैं वही क्या करते थे, रूल करते थे। मतलब शहर मान सकते हैं जहाँ पर किसका रूल चलता था, रोम्स का ही रूल कल्चर चलता था, रोमन्स का रूल चलता था। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की अपना डायरेक्ट रूल की पॉलिसी को। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? अब हम डिटेल से जानेंगे डिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में और रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट किंगडम के बारे में पढ़ना। तो क्या था उसमें? डिपेंडेंट किंगडम को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो उसमें यही डिटेल में स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स बस कि डिपेंडेंट किंगडम का क्या मतलब था। कि डिपेंडेंट किंगडम में ये था कि जो पूरी तरह किस पर डिपेंडेंट है, रोमन एम्पायर पे डिपेंडेंट है। जो छोटे छोटे प्रोविंसेस वगैरह थे, ठीक है, छोटे छोटे जो राजा वगैरह थे, ठीक है, उनकी जो सिटीज़ में जो वो हुकूमत करते थे, तो उनको क्या किया गया था? इंडिपेंडेंट किया गया था कि आप वो इंडिपेंडेंट हो, बट क्या है कि आप डिपेंडेंट भी हो और अकाउंटेबल भी हो। किसके लिए? रोमन एम्पायर के लिए। अगर रोमन एम्पायर को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो अकाउंटेबल हो गए आप किसके लिए? एम्पायर के लिए। अगर हम आपसे आर्मी की सहायता मांगते हैं तो आपको आर्मी की सहायता भी देनी पड़ेगी। एक तरह से क्या थे, कठपुतली मान सकते हैं। डिपेंडेंट जो थी किंगडम्स किसके ऊपर थे? रोमन एम्पायर के। तो ये आपको समझ आ गया था और प्रोविंशियल्स का मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ठीक है स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।